नमस्कार। अभी अपन पढ़ रहे हैं अलंकार। अलंकारों में आप पढ़ेंगे अन्योक्ति अलंकार। अन्योक्ति अलंकार। देखिए बेटा, यहाँ शब्द के माध्यम से स्पष्ट हो रहा है कि अन्योक्ति शब्द अन्य प्लस उक्ति के योग से बना है। अन्योक्ति शब्द की रचना अन्य प्लस से उक्ति के मेल से हुई है और जिसका अर्थ होता है किसी अन्य को माध्यम बनाकर कहा गया कथन। किसी अन्य को माध्यम बनाकर कहा गया कथन। देखिए बेटा, अक्सर होता क्या है कि किसी को यदि कोई बात कहनी होती है तो प्रत्यक्ष रूप में कही जाती है, लेकिन इस अलंकार के अनुसार क्या किया जाता है कि जब किसी व्यक्ति को कोई बात कहनी होती है, किसी व्यक्ति को कुछ कहना होता है, तो उसे प्रत्यक्ष रूप में नहीं कहकर के किसी अन्य व्यक्ति को माध्यम बना करके उस व्यक्ति की ओर संकेत करके कोई बात जब कही जाती है तो वह अन्योक्ति अलंकार है। अर्थात जब किसी पद में किसी अन्य व्यक्ति को माध्यम बनाकर किसी अन्य व्यक्ति तक किसी बात को पहुंचाना अन्योक्ति अलंकार कहलाता है। अर्थात जब किसी पद में किसी पदार्थ को माध्यम बनाकर किसी पदार्थ को माध्यम बनाकर किसी अन्य व्यक्ति तक कोई संदेश पहुंचाना अन्योक्ति अलंकार कहलाता है। अन्योक्ति अलंकार कहलाता है। अक्सर होता क्या है कि कहना किसी अन्य को होता है और कहा किसी अन्य को जाता है, संकेत किसी अन्य व्यक्ति की ओर किया जाता है, तो वहां पर अन्योक्ति ही होता है। अक्सर क्या है, जब मान लीजिए बेटा आप कक्षा में बैठे हुए हो, जैसे मैं यहां कहना तो चाहता हूं आपको, और मैं इशारा कर रहा हूं, संकेत कर रहा हूं, कह रहा हूं किसी दूसरे को, तो जो बात मुझे आपको कहनी है वह दूसरे को कह रहा हूं, लेकिन मेरा इशारा आपकी तरफ है, तो आप स्वतः ही समझ जाओगे कि यह तो मेरे ऊपर कहा जा रहा है। उसी को क्या कहा जाता है? अन्योक्ति अलंकार कहा जाता है। अर्थात
कहना किसी और को होता है और संकेत किसी अन्य की तरफ किया जाता है। अर्थात कहना किसी अन्य को होता है, कहना किसी अन्य को होता है और संकेत किसी अन्य की तरफ किया जाता है। अन्योक्ति अलंकार कहलाता है। अन्योक्ति अलंकार यानी मुझे कहना मोनिका को है और मैं संकेत अमीषा की तरफ कर रहा हूं, लेकिन अमीषा को तो पता है कि मैंने तो ऐसा कोई काम नहीं किया कि सर मुझे डांट रहे हैं या मेरे ऊपर व्यंग्य कर रहे हैं। लेकिन मोनिका स्वतः समझ जाएगी कि इशारा मेरी तरफ है, मैंने ही यह गलती की है। तो अर्थात संकेतों में इशारों में ही किसी को कोई बात कहना अन्योक्ति अलंकार कहलाता है। इस अलंकार का प्रयोग करने वाले जो प्रसिद्ध कवि हुए हैं वो बिहारी जी माने जाते हैं। बिहारी जी ने अन्योक्ति के माध्यम से बहुत बड़ी बड़ी बातें कह डाली हैं। बिहारी जी का एक दोहा है, नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास यही काल, नहीं विकास यही काल, अली कली ही सो बंध्यो, अली कली ही सो बंध्यो, आगे कौन हवाल, आगे कौन हवाल। देखिए बेटा, कवि बिहारी राजा जयसिंह के दरबार में राज कवि थे। आमेर राज दरबार में 1645 ईस्वी में बिहारी जी आए थे। उन्हें राज दरबार का कवि नियुक्त किया गया। तो वे एक दिन जब अपनी तनख्वाह लेने के लिए राज दरबार में जाते हैं तो वहां देखते हैं कि राज दरबार में काफ़ी कुछ अव्यवस्थाएं हैं और राज्य प्रशासन भी अच्छी तरह से नहीं चल रहा है। तो उन्होंने कारण जाना कि क्या है क्या नहीं है। तो उन्हें कारण मिला कि जयसिंह जो हैं इस समय अपनी नव यौवना रानी, जो चौहानी रानी थी, नव यौवना रानी जिनके साथ अभी अभी विवाह हुआ है, उसके प्रेम में मस्त हैं, उनके प्रेम में डूबे हुए हैं, उनके मोह जाल में फंसे हुए हैं, इसलिए राज दरबार की ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। तब उन्होंने यह दोहा लिखकर के भेजा था कि नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास ही काल, अली कली ही सो बिंध्यो, आगे कौन हवाल। इसमें एक भंवरे को भ्रमर को इंगित करते हुए राजा जयसिंह की तरफ इशारा किया गया है कि हे भ्रमर, अली हे भ्रमर, अभी तू जिस कली पर मंडरा रहा है, हे भ्रमर, अभी तू जिस कली पर मंडरा रहा है वह अभी तक विकसित नहीं हुई है और न ही इसमें पराग कणों का विकास हुआ है।
आगे कौन हवाल, जब यह कली विकसित हो जाएगी तो तेरी क्या दशा होगी। ये बात तो कही गई है भंवरे को, लेकिन जब लिख करके राजा जयसिंह को दिया गया तो राजा जयसिंह ने इसको पढ़ा तो उसे समझ में आया। इशारा था कि हे राजन, हे राजा, अभी तो जिस नवयौवना रानी के मोह जाल में फंसा हुआ है, प्यार में फंसा हुआ है, वह अभी तक युवा अवस्था को भी प्राप्त नहीं हुई है, उसके अंगों का विकास नहीं हुआ है। जब यह पूर्ण यौवना अवस्था में आएगी तो तेरी क्या हालतें होगी। तो राजा ने तुरंत उसकी ओर से ध्यान उठाया और अपने राज दरबार की ओर, राजकार्यों की ओर ध्यान देना शुरू किया और बिहारी जी को राज दरबार में बुला करके पारितोषिक दिया गया। तो यहाँ पर यही बात प्रकट होती है। अभी एक उदाहरण और अपन देखते हैं इससे रिलेटेड, इससे मिलता जुलता, कि काहेरी नलिनी तू कुमलहानी, काहेरी नलिनी तू कुम्हिलानी, तू कुम्हिलानी, तेरे ही नाली सरोवर पानी, तेरे ही नाली सरोवर पानी, जल में उत्पत्ति जल में वास, जल में उत्पत्ति जल में वास, जल में नलिनी तोर निवास, जल में नलिनी तोर निवास। यहां पर देखिए बेटा, कमलिनी यानी कुमुदिनी को इशारा करके कवि बिहारी जी ने बताया है कि हे कमलिनी, हे नलिनी, कि हे कमल की जो डाल होती है, डंठल होती है, तू कुमलहानी, तू क्यों मुरझा रही है। तेरे ही नाली सरोवर पानी, तेरी तो जो ये नाल है यह हमेशा सरोवर के पानी में डूबी रहती है, फिर भी तू क्यों मुरझा जाती है। जल में उत्पत्ति जल में उत्पत्ति जल में वास, जल में वास, जल में उत्पत्ति जल में वास, जल में नलिनी तोर निवास, कि तो तेरा जन्म भी जल में ही हुआ है, तू जल में ही रहती है, फिर भी क्यों मुरझा रही है। अर्थात इसके माध्यम से कवि ने आत्मा को इशारा किया है कि हे आत्मा, तू परमात्मा में निवास करती है, हे आत्मा, तू परमात्मा में निवास करती है, फिर भी इतनी उदास क्यों रहती है, इतनी खामोश क्यों रहती है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि तू किसी और के मोहजाल में फंसी हुई है, जिसके कारण तू दिन रात कुमला ही रहती है, दिन रात चिंता में डूबी रहती है। तो यहाँ पर नलिनी के माध्यम से आत्मा की ओर इशारा किया गया है, इसलिए यहाँ पर भी अन्योक्ति अलंकार है। अब अन्योक्ति अलंकार के बाद में जो दूसरा अलंकार आता है, उस अलंकार को अपन पढ़ते हैं और वह अलंकार है दृष्टांत अलंकार। देखिए बेटा, आपने कक्षा 11 में उदाहरण अलंकार पढ़ा था। उदाहरण अलंकार में तो क्या होता है कि उदाहरण सूचक शब्दों का प्रयोग कर दिया जाता है, और अभी आपने कक्षा 12 के कंपलसरी के पेपर में भी पढ़ा है उदाहरण अलंकार को, तो उसका थोड़ा सा विपरीत है। उसमें तो क्या किया जाता है, कोई बात कह करके उसके समर्थन के लिए उदाहरण सूचक शब्दों का प्रयोग पद में ही कर दिया जाता है, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। तो यहाँ क्या किया जाता है बेटा, यहाँ एक उपमेय होता है और एक उपमान होता है। उपमेय के माध्यम से जो उपमान कथन होता है, उन दोनों में परस्पर संबंध
स्थापित किया जाता है और दोनों आपस में बिंब प्रतिबिंब रूप में जुड़े होते हैं। अर्थात दो समान भाव प्रकट करने वाले कथन कहे जाते हैं। दो समान भाव प्रकट करने वाले कथन कहे जाते हैं और वे दोनों बिंब प्रतिबिंब रूप में आपस में जुड़े होते हैं। बिंब प्रतिबिंब रूप में आपस में जुड़े होते हैं। वहां दृष्टांत अलंकार पाया जाता है। दृष्टांत अलंकार कहते हैं। अक्सर इसमें होता क्या है कि जब किसी पद में प्रस्तुत दो कथन एक जैसे होते हैं और दोनों समान भाव को प्रकट करते हैं, वहां पर कौन सा अलंकार होता है? दृष्टांत अलंकार होता है। अर्थात जब किसी पद में एक तो उपमेय कथन होता है और एक उपमान कथन पाया जाता है तथा वे दोनों परस्पर बिंब प्रतिबिंब रूप में जुड़े होते हैं। अर्थात जब किसी पद में एक तो उपमेय होता है और एक उपमान और वे दोनों बिंब प्रतिबिंब रूप में आपस में जुड़े होते हैं। उसे दृष्टांत अलंकार कहते हैं। अर्थात दो कथन होते हैं, दोनों का समान भाव होता है और वे दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं, तो वहां पर कौन सा अलंकार पाया जाता है? वहां पर दृष्टांत अलंकार पाया जाता है। जैसे उदाहरण है बेटा, बहुत ही सरल सा उदाहरण अपन लिखेंगे। कण कण जोरे मन जुरे, कण जोरे मन जुरे, कण जोरे मन जुरे, खावत निपटे सोय, खावत निबटे सोय, बूंद बूंद ते घट भरे, बूंद बूंद ते घट भरे, बूंद बूंद ते घट भरे, टपकत रीतो होय, टपकत रीतो होय, बूंद बूंद ते घट भरे, टपकत रीतो होय। यहां पर क्या किया जाता है? देखना बेटा, यहाँ एक ये जो दोहा है इसमें देखिए, कण कण जोरे मन जुरे, खावत निपटे सोय, बूंद बूंद ते घट भरे, टपकत ऋतो होय। तो यहाँ पर क्या है? एक कथन, दो कथन हैं कि बूंद कण कण यानी थोड़ा थोड़ा, जोरे यानी जोड़ने से, मन यानी ढेर सारा जुड़ जाता है, और खावत निपटे
सोए और थोड़ा थोड़ा खाने से पूरा खत्म हो जाता है। अब ये यहाँ पर एक कथन कह दिया गया है। अब इसका समर्थन करने के लिए, इससे मिलता जुलता अर्थात इस बात का समर्थन करने के लिए अपन एक कथन और कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि बूंद बूंदते घट भरे, बूंद बूंदते घट भरे, कि बूंद बूंद से घड़ा भर जाता है और टपकत रितो होए, और बूंद बूंद के टपकने से वह खाली भी हो जाता है। तो यहाँ पर कौन सा ये बात है कि थोड़ा थोड़ा जोड़ने से ढेर सारा जुड़ जाता है और थोड़ा थोड़ा खाने से वह पूरा समाप्त हो जाता है। अब इस बात का समर्थन करने के लिए क्या किया गया कि बूंद बूंद से घड़ा भर जाता है, बूंद बूंद टपकने से खाली भी हो जाता है। यानी ऊपर वाली बात का समर्थन करने के लिए दूसरी बात कही गई है और वे दोनों आपस में एक समान भाव प्रकट करते हैं, इसलिए यहाँ पर कौन सा है, दृष्टांत अलंकार है। चलो अपन दूसरा करते हैं, एक उदाहरण और लिखते हैं कि करत करत अभ्यास के, करत करत अभ्यास के, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात है, रसरी आवत जात है, रसरी आवत जात है, सील पर परत निशान, सिल पर परत निशान, सिल पर परत निशान। तो यहां पर देखना क्या कहा गया है बेटा कि करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, कि बार बार अभ्यास के करने से मूर्ख व्यक्ति भी सुजान यानी बुद्धिमान बन जाता है। बार बार अभ्यास करने से बुद्धिमान व्यक्ति भी क्या हो जाता है, वह बुद्धिहीन व्यक्ति भी बुद्धिमान बन जाता है। और रसरी आवत जात है, सील पर परत निशान, जिस प्रकार से, अब ये ऊपर एक कथन कहा गया कि बार बार अभ्यास करने से जड़मती लोग भी बुद्धिमान बन जाते हैं। अब इस बात का समर्थन करने के लिए यह कहा गया है कि रसरी आवत जात है, सील पर परत निशान, कि एक कोमल रेशे वाली जो रस्सी होती है उसको बार बार यदि पत्थर पर घिसा जाता है, बार बार यदि कोमल रेशों वाली रस्सी को पत्थर से घिसा जाता है तो पत्थर पर भी निशान बन जाते हैं, संकेत बन जाते हैं। इसलिए यहाँ पर इस बात का समर्थन किया गया है। चलो एक उदाहरण अपन और देख लेते हैं। उदाहरण है, धन वाले घर में ही जाती, 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 कभी न जाती, कभी न जाती, निर्धन घर में, धन वाले घर में ही जाती, कभी न जाती, निर्धन घर में, जल निधि में गंगा गिरती, जल निधि में गंगा गिरती, कभी न गिरती सूखे रन में, कभी न गिरती सूखे रण में या सूखे सर में। अब देखना है बेटा, यहां दो कथन है। ऊपर वाली पंक्ति में एक बात कही गई है, एक कथन कहा गया है, और नीचे वाली पंक्ति में दूसरा कथन कहा गया है।
अब ये दोनों आपस में किस रूप में जुड़े हुए हैं, एक दूसरे का समर्थन किस प्रकार से कर रहे हैं, देखना है कि धन वाले घर में ही जाति, कभी न जाति निर्धन घर में। यहाँ पर लक्ष्मी जी का उल्लेख किया गया है। लक्ष्मी जी का उल्लेख करते हुए कवि ने कहा है कि लक्ष्मी हमेशा धनवान व्यक्ति के पास ही जाती है। लक्ष्मी हमेशा धनवान व्यक्ति के पास ही जाती है, कभी भी वह निर्धन व्यक्ति के घर में नहीं जाती। कहा भी जाता है कि पैसा पैसे को जोड़ता है, पैसा ही पैसे को बढ़ाता है। जल निधि में गंगा गिरती, कभी न गिरती सूखे रण में। जिस प्रकार से, अब इस बात का समर्थन करने के लिए दूसरी बात कही गई है कि जिस प्रकार से गंगा नदी समुद्र में ही गिरती है, कभी भी वह सूखे रेगिस्तान में नहीं गिरती। तो जिस प्रकार से लक्ष्मी कभी निर्धन घर में नहीं जाती, वह हमेशा धनवान व्यक्ति के पास ही जाती है, उसी प्रकार से गंगा भी हमेशा समुद्र में ही गिरती है, कभी भी वह सूखे सर में नहीं गिरती है। तो देखिए, जब किसी पद में, जब किसी काव्य पंक्ति में, जब किसी वाक्य में, पंक्ति में दो समान भाव वाले कथन कह दिए जाते हैं और वे दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, अर्थात एक का समर्थन दूसरा करता है, तो वहां पर दृष्टांत अलंकार पाया जाता है। और आपके पास पीडीएफ के माध्यम से उदाहरण प्रस्तुत किए जाएंगे। दोनों अलंकारों के उदाहरण 2-2, 4-4 उदाहरण भेजे जाएंगे और आप भी अभ्यास करते रहें और बार बार इनको पढ़ते रहें। अभी तक सप्ताह में 3 ही क्लास हो पा रही है, अभी क्लास बढ़ जाएंगी तो उस समय अपना थोड़ा सिलेबस से जल्दी चलेगा। अभी 2 अलंकार आपके और बचे हैं, एक तो है प्रतीप अलंकार और एक है व्यतिरेक अलंकार। तो उन दोनों को कल की क्लास में देख करके कल फिर दूसरा टॉपिक अपन शुरू करेंगे। 2 टॉपिक अपने कल शुरू हो जाएंगे। धन्यवाद।